दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 6 से 12 तक की पुरानी तथा नई एनसीईआरटी का अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया है, जो भारतीय इतिहास और एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इसमें बीपीएससी 4.0 के लिए चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या जूनियर अध्यापक हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके जनरल पेपर के लिए 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। इसकी व्याख्या देखना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट इसमें मिलते हैं आपको जो इम्पोर्टेंट हैं। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर एक है केवल। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। मगध के नाम से जाना जाता था। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार था। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नहीं, दूसरा क्वेश्चन हो गया है और आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? तो पहला कथन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों यूनानियों ने सिंधु की हिंदोस तथा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। भारत का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का देश के लिए होने लगा। भारत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे आपको बताना है। तो व्याख्या इसमें दूसरा बी ऑप्शन इसका सही नहीं है। अतीत में हाथ लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। तो ये ऑप्शन सही है और ये बी ऑप्शन इसका सही नहीं है। ये आपको एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये मैच है। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें देखते हैं, शिल्पाधिकारम इसका 4th नंबर हो जाएगा इलांगो, और मणि मेखलई इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, और तीसरा है मेघदूतम, इसका कालिदास हो जाएगा, और रामायण का हो जाएगा वाल्मीकि। इस तरह से ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मणिमेखलई नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी शीतलय सत्तानार द्वारा लगभग 1400 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। प्रसिद्ध गीतकार मेघदूत
उत्तम कालिदास द्वारा रचित। इसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपने संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखते थे। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। इसमें कौशल के राजकुमार राम की कथा वर्णित है। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब नेक्स्ट चैप्टर है इसी का, प्राचीन भारत से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं उसे कवर करते हैं हम लोग। खानाबदोश मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आरंभ में लोग खानाबदोश थे। वे लोग अकेले रहने के बजाय समूह बनाकर रहते थे। आमतौर पर एक समूह में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। आरंभ में लोग खानाबदोश होते थे, यानी वे भोजन आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल, जंगली पौधे खाते थे और जो जानवर मिल जाते उनका शिकार करते थे। इसी कारण जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग के ताम्र युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसमें दोनों सही है। पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। ताम्र युग में मनुष्य ने पत्थरों के औजारों के साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो इसका ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम कौन सी धातु है? सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तो ये तांबा है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु तांबा थी। बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई, जैसे रांगा, जस्ता, सीसा। इन्हें मिलाने से जो धातु मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाई। अब आगे क्वेश्चन है, हजारों वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल चैप्टर है। क्वेश्चन है, मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। तो इसका केवल एक हो जाएगा। गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो उसे विदेशी कहते थे। मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज का या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। किंतु एक ही गांव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन से समूह इसमें शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसमें सामंत, सेनापति और सैनिक। मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें राजपूत प्रमुख थे, जो कि राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। मध्यकाल में राहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल 2 सत्य है इसका। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 1 केवल नास्तलिक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि शिक्षक लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। नए राजा और उनके उदय चैप्टर 2 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। 8वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप कवर करेंगे इसमें। क्वेश्चन है, मध्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसका केवल 1 और 2 सही है। दोनों भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास मध्यकाल में हुआ। मध्यकालीन साहित्य आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखे गए, पर 13वीं सदी एक कागज पर लिखे जाने लगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका केवल 1 और 3। एक में है, पहले 4 खलीफाओं के बाद उमैयदों के शासन आया तथा इसके बाद बगदाद के अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया। तीसरा है, उमैयदों के ने दशमीं से शासन किया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका केवल 2 ऑप्शन सही है। इसका 15वीं और 16वीं शताब्दी के यूरोप में विद्या का विकास करने में अरब निवासियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण हाथ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है केवल 1 और 2 इसमें सही है। बारूद, कागज और कंपास कुतुब नुमा बनाने की तथा छापने की कला आदि सब चीन से यूरोप पहुँचे। मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, अतः उन्होंने चीन के कुछ भागों और मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को इस्लाम धर्म को मानने वाला बना दिया। दक्षिण भारत के राज्य 800 से 1200 ईस्वी के मध्य, ये चैप्टर दूसरा है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी अर्धभागों के मध्य अधिक निकटता के संदर्भ के कारण थे। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। दक्षिण भारत के उत्तरी भागों ने अपने राज्य गंगा घाटी तक स्थापित करने के लिए प्रयास किया। दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलनों ने उत्तर भारत को भी प्रभावित किया। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल 1 और 3 सही है। इसमें हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने किया। क्लाइव ने जेम्स रेनले को दिया था। और तीसरा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में गवर्नर जनरल बना था, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, अतः कथन 2 गलत है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, कथन 3 सही है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जेम्स मिल के द्वारा। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। मिल को लगता था कि सभी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं और ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वह मानता था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। आगे क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सरकारी रिकॉर्ड को संभाल कर रखने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1, 2 और 3 सही है। इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे, अतः कथन 1 और 2 सही है। खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। कथन 3 भी सही है, क्योंकि अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों को मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम आपको बताना है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। पुर्तगाली आए, डच, अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी, इसका एक क्रम है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो कथन है, इसका तीनों कथन इसमें सही है। नवजागरण ने यूरोप के अनेक व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए, चिर स्थापित सिद्धांतों प्रथाओं के बारे में प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। देहाती क्षेत्र की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा खुला वातावरण था, इसलिए शहरों में तरह तरह के नए विचारों और कला का खूब विकास हुआ। समाज और सरकार में व्यापारियों को उच्च पद प्राप्त हुए, जिससे सरदारों व आम लोगों के बीच एक नए वर्ग के मध्य का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल 3 सही है। इस नई समाज व्यवस्था का उदय सबसे पहले अमेरिका में हुआ। आगे क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। इसका 1 और 4 इसमें दोनों सही हैं। कारखानों में मशीनों की मदद से वस्तुओं के उत्पादन को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। धमन भट्ठी, बिजली जैसे आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को अधिक प्रभावकारी बनाया। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, यही कथन सत्य नहीं है। बाकी सारे सही है। इसमें प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। आगे क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 और 2 दोनों इसका सही है। वैसे राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। और दूसरा है, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। आगे क्वेश्चन है, भारत में विदेशियों के आगमन का सही क्रम कालानुक्रम क्या है। इसमें आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज तथा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा भारतीय इतिहास तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि लेने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय लोगों के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। क्वेश्चन है, फ्यूडलिज्म या सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। इस व्यवस्था का उदय रोम साम्राज्य के विघटन के पश्चात पश्चिमी यूरोप में हुआ। फ्यूडलिज्म लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है फीप या जागीर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है। आधुनिक गणित का आधार दशमलव प्रणाली है। भारत में दशमलव प्रणाली 5वीं सदी में विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, तांग साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। इसके अधीन 8वीं 9वीं सदी के बीच चीन का समाज व संस्कृति प्रगति पर थी। यह मध्य एशिया से चीनी मिट्टी के बर्तन और संज्ञा जेट पत्थर से बनी चीज़ों का भारत यूरोप में निर्यात करते थे। शैलेंद्र साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यही कथन सत्य नहीं है। बाकी इनका चीन के साथ होने वाले समुद्री व्यापार पर नियंत्रण था। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी और इनकी राजधानी सुमात्रा थी। आगे क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का मंदिर किसे समर्पित है। तो ये बुद्ध को समर्पित है। कंबोज साम्राज्य के मंदिर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सी ऑप्शन सही है। इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनवाया। इन्होंने इसमें महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित करवाए। तो इसका सी ऑप्शन सही है।
आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं पर आधार पर किया है? इसका 1 और 2, 3 सही है। वस्तुओं की विशिष्ट शैली, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता और विशेष कालखंड से संबंध होना था। हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत हैं? इसका 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चालिस्तान के शब्द का प्रयोग किस सब क्षेत्र के लिए किया गया था? तो इसका हो जाएगा थार, रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। एक क्वेश्चन छूट गया था इसमें। क्वेश्चन ये था इसमें कि आपको सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। तो इसमें BC और AD दिया हुआ है, तो इसकी व्याख्या देखना जरूरी है। BC बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, और AD है एनो डोमिनी, इसे हिंदी में ईसवी लिखा जाता है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह जन्म के वर्ष से है। उल्लेखनीय है कि आज कल AD के स्थान पर CE तथा BC के स्थान पर BCE का प्रयोग किया जाता है। इसमें CE का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। विश्व में अब इन शब्दों का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चौलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन ये सही नहीं है। सालभंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से है, तो यही सही नहीं। बाकी सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। अमरावती और पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों की ताक तथा मूर्तियों के उत्कीर्णन के उदाहरण मिलते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते थे। दोस्तों, आपका जो भारतीय इतिहास के भाग 2 से आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपको इस चैप्टर से यात्रियों के नज़रिए से रिलेटेड इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।